हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स जिसमें आपका आज नया चैप्टर शुरू होने वाला है। इस वीडियो में गति के नियम, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो गति के नियम आपका चैप्टर 5वां चैप्टर है। ठीक, लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमें पढ़ना है गति, जड़त्व, गति संबंधित न्यूटन के नियम। ठीक, संवेग, बल तथा संवेग में संबंध, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, ये सब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गति क्या है। ठीक, गति क्या है आप जानते होंगे, 9th में बताया गया है गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तब हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है या गतिमान है। ठीक, तो आप गति किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तब उसे हम गति कहते हैं। ठीक, जो समय के साथ साथ अपनी स्थिति को बदलता रहता है उसे गति कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें है जड़त्व, जड़त्व मतलब इनर्शिया। क्या है जड़त्व? सबसे पहले आपको इसमें जड़त्व पढ़ना है, इनर्शिया। जड़त्व का मतलब क्या है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर वह विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है। ठीक, यदि गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहता है। अगर उस पर हम कोई बल लगाकर उसे जिसे गतिमान है और उस पर हम बल लगाकर उसे रोकने का प्रयास करें, ठीक, तो वह वस्तु जो होता है उसके अंदर जो गुण विद्यमान होता है क्या करता है, वह अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। मतलब वह गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहता है। ठीक, जिस गुण के कारण वह गतिमान है उसी को कहा जाता है जड़त्व। इसका मतलब क्या कहेंगे, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। यहां पर लिखेंगे वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। उसे जड़त्व कहते हैं। उसे जड़त्व कहते हैं। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। कोई भी विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है। अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहता है। ठीक, इसके बाद है जड़त्व के प्रकार, टाइप ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ
इनर्शिया। तो जड़त्व के प्रकार, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक विराम का जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व और तीसरा है दिशा का जड़त्व। ठीक, तो विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, इसमें देखते हैं जड़त्व का जो प्रकार है उसका पहला है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, विराम का जड़त्व मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। ठीक, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। विराम का मतलब विरामावस्था में यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था मतलब स्थिर है, विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। रहेगा जब तक उस पर कोई बल, जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। ठीक, फर्स्ट के इस गुण को कहा जाता है, इस प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व। जैसे इसका उदाहरण है, उदाहरण देखिए, एक उदाहरण बता देते हैं। विराम का जड़त्व, इसका मतलब जैसे बस के अचानक रुकने पर, बस के या चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है क्या कारण है कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि क्या कारण है कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे कि एक तो जड़त्व के कारण है, लेकिन जड़त्व का प्रकार भी बताया गया है कि 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। तो इसमें हम तीनों जड़त्व में किसका प्रयोग करेंगे, किसका उदाहरण माना जाएगा कि यदि कोई बस या ट्रेन चल रही हो और वह अचानक रुक जाता है तो उसमें बैठे यात्री किस तरफ गिरते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ। और एक इसका उदाहरण है, ठीक, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री यदि पीछे की ओर झुक जाते हैं तो यह विराम का जड़त्व कहलाता है। इसका उदाहरण होगा विराम का जड़त्व। ठीक, तो आप ध्यान देंगे कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि इसमें विराम का जड़त्व होता है। विराम का जड़त्व मतलब क्या होगा कि जैसे बस चल रही है और उसमें बैठे यात्री जो हैं उसमें पीछे की तरफ झुक जा रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा, जो उसमें यात्री बैठे रहते हैं और बस अचानक रुकता है तो
यात्री का जो शरीर का निचला भाग होता है वह बस के संपर्क में रहता है। ठीक, यात्री का जो शरीर का निचला भाग होगा वह बस के संपर्क में रहता है, जिसके कारण जैसे ही बस रुकता है तो यात्री का शरीर का निचला भाग भी विरामावस्था में आ जाता है। ठीक, लेकिन जो शरीर का ऊपरी भाग होता है वह विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहता है। ठीक, जिसके कारण वह क्या होता है, पीछे की तरफ गिर झुक जाता है। ठीक, आप क्या बताएंगे कि चलती हुई बस के चालक रुकने पर उसमें बैठे यात्री जो होते हैं पीछे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि यात्री के शरीर का जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, बस के संपर्क में रहता है, जिसके कारण वह केवल अस्थायी हो जाता है, वो भी रुक जाता है। लेकिन शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वह बस के संपर्क में नहीं रहता है, जिसके कारण वह पीछे की तरफ झुक जाता है। और किस गुण के कारण, विराम का जड़त्व के कारण। ठीक, और एक उदाहरण हो सकता है, जैसे देखिए कहा जाए कि पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल टूटकर गिर जाते हैं। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें जो फल लगे रहते हैं वो टूटकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? वो भी क्या है, विराम का जड़त्व है। क्यों? क्योंकि जब पेड़ की टहनियों को हम हिलाते हैं तो पेड़ की टहनियां जो होती हैं गतिशील हो जाती हैं। ठीक, लेकिन उसमें जो फल लगे रहते हैं वो विरामावस्था में ही रहना चाहती हैं। ठीक, जिसके कारण वो क्या होती हैं, टूटकर अलग हो जाती हैं। ठीक, तो आपको दो उदाहरण बताएंगे इसमें। एक चलती हुई बस के चालक रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। दूसरा बताया गया, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें लगे फल टूटकर अलग हो जाते हैं। ठीक, अब एक उदाहरण हो सकता है, जैसे कंबल को डंडे से पीटकर धूल के कण को अलग करना। कंबल में उपस्थित धूल के कण को डंडे से पीटकर अलग करना, ये भी क्या है, विराम का जड़त्व है। क्योंकि जब हम कंबल को डंडे से पीटते हैं तो कंबल जो होता है गतिशील हो जाता है। ठीक, और उसमें जो धूल के कण छिपे रहते हैं उसमें क्या होता है, वो उसमें विराम की अवस्था में वो स्थिर रहते हैं। ठीक, जब उसको हम डंडे से पीटते हैं जिसके कारण धूल के कण क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, टूटकर मतलब उससे अलग हो जाते हैं। ठीक, ये सब उदाहरण किसके हैं, विराम का जड़त्व। इसके बाद आता है दूसरा, गति का जड़त्व। दूसरा है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। तो गति का जड़त्व क्या होगा, वस्तु का आवाह गुण जिसके कारण वह एक समान गति की अवस्था को परिवर्तन, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक समान गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ध्यान से सुनिए, वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक समान गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इसका मतलब क्या है कि वह गतिमान है और वह उसी वेग से गतिमान ही रहना चाहता है। जिस वेग से वह चल रहा है वह उसी वेग से चलना चाहता है। अगर उसमें कोई बल लगाकर उसके गति में विरोध किया जाता है तब उसे हम गति का जड़त्व नहीं कह सकते। ठीक, तो गति का जड़त्व क्या होगा कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक समान वेग से गति की अवस्था को बनाए रखता है। ठीक, अपनी गति की अवस्था को बदलने का जो विरोध करता है, यहां पर लिखेंगे वस्तु का वह गुण
जिसके कारण वह एक समान गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, दूसरा है गति का जड़त्व वस्तु का वाहन जिसके कारण वह एक समान गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे अगर कहा जाए, अब इसके पहले बताया गया कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसमें क्या है उसका विपरीत कि रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, क्या है, रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? गति का जड़त्व। ठीक, जड़त्व तो है ही, लेकिन इसमें पूछा जाता है कौन सा जड़त्व है, विराम का, गति का कि दिशा का। तो दोनों में थोड़ा ही अंतर है, गति का और विराम का। गति में क्या होता है कि यह आगे की तरफ झुक जाता है बस के अचानक चलने पर, और उसमें क्या होता है, बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की तरफ। ये पीछे की तरफ झुक जाता है तो वह विराम का जड़त्व होगा, और ये आगे की तरफ झुक जाता है तो किसका उदाहरण होगा, गति का जड़त्व होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे बस तो चल रही है और जैसे ही बस अचानक रुकता है, ठीक, तो उसका मनुष्य यात्री का जो शरीर का निचला भाग होता है वो भी क्या होता है, बस के संपर्क में रहता है, जिसके कारण क्या होता है, तुरंत रुक जाता है। लेकिन इसके जो शरीर का ऊपरी भाग होता है वह क्या होता है, गतिशील नहीं रहना चाहता है, जिसके कारण वह आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक, उसी तरह उसके विराम का जो जड़त्व बताया गया उसका तुरंत उसका क्या है, विपरीत है। उसमें क्या होता है कि जैसे बस अचानक चलना शुरू करता है, ठीक, उसमें शरीर मनुष्य के या यात्री के शरीर का जो निचला भाग होता है वह तो बस के संपर्क में रहता है। जैसे ही बस अचानक चलना शुरू करता है तो यात्री के शरीर का निचला भाग क्या होता है, वो भी क्या होता है, गतिशील हो जाता है। ठीक, लेकिन उसका जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, विरामावस्था में ही रहना चाहता है। ठीक, तो आप क्या बताएंगे गति के जड़त्व में कि रुकी हुई बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि यात्री के शरीर का निचला भाग जो होता है वह बस के संपर्क में रहता है, जिसके कारण वह रुक जाता है। परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो होता है वह गतिशील ही रहना चाहता है, जिसके कारण गति के जड़त्व के कारण क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक, और एक उदाहरण होता है, जैसे अगर कहा जाए कि चलती हुई बस या ट्रेन से आपसे कूदने के लिए, ठीक, अगर आप चलती हुई बस या ट्रेन से कूदते हैं तो क्या आपको तुरंत स्थिर रहना चाहिए या कुछ दूरी तक दौड़ते रहना चाहिए? बताइए, इसमें क्या होगा, यदि आप चलती हुई बस या ट्रेन से कूदते हैं, ठीक, तो आपको तुरंत स्थिर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर आप स्थिर रहते हैं तो इसका आपके शरीर का जो निचला भाग होगा, जैसे पैर है तो आप ऐसे ही पैर पृथ्वी पर रखते हैं, तुरंत क्या होता है, रुक जाते हैं। लेकिन आपके शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वह गाड़ी या बस के संपर्क में ही रहता है कुछ समय तक, जिसके कारण आप क्या होते हैं, मतलब आगे की तरफ गिरने की संभावना रहती है। ठीक, इसलिए आपसे कहा जाता है कि यदि आप चलती हुई ट्रेन या बस से
उतरते हैं तो आपको कुछ दूरी तक उसी दिशा में दौड़ते रहना चाहिए। उसी दिशा में, जिस दिशा में बस जा रही हो उसी दिशा में आपको कुछ दूर तक दौड़ना चाहिए। ठीक, ये भी एक गति का जड़त्व का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका तो वस्तु का वह गुण जिसमें गति के कारण अपनी दिशा को क्या करता है, परिवर्तित करता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण गति के साथ साथ उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक, उसे कहा जाएगा दिशा का जड़त्व, जिसमें दिशा का परिवर्तन किया जाए। जैसे किसी तीव्र वेग से चलती हुई बस किसी घुमावदार मोड़ पर, जब तीव्र वेग से चलती हुई बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है, ठीक, तो उस घुमावदार मोड़ पर यात्री जो होते हैं उसमें बैठे रहते हैं, वो केंद्र से बाहर की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। केंद्र से बाहर की तरफ झुक जाते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है, कल्पना किया कि नहीं, कि कभी आप एक तीव्र वेग से चलती हुई बस से जा रहे हैं और अचानक एक घुमावदार मोड़ आ जाता है और उस समय जब आप घुमावदार मोड़ पर पहुंचते हैं तो आप उस स्थान पर किस दिशा में झुकते हैं? तो जब भी आप किसी घुमावदार मोड़ पर पहुंचते हैं और उस समय जब आप घूमते हैं तो आप केंद्र से बाहर की तरफ झुकते हैं। जैसे अगर झुकाव उसका अंदर की तरफ है मोड़, तो आप कहाँ झुकते हैं, बाहर की तरफ। ठीक, तो उसको कहा गया है दिशा का जड़त्व, जिसमें क्या होता है, दिशा का परिवर्तन होता है। इसे कहा जाता है दिशा का जड़त्व। इसके बाद है गति संबंधित न्यूटन के नियम। गति संबंधी न्यूटन के नियम। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। गति संबंधित न्यूटन के नियम। तो इसमें न्यूटन के नियम गति से संबंधित कितने हैं, 3 नियम। ठीक, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। ठीक, प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। यदि वह एक सीधी रेखा में एक समान वेग से चल रहा है तो वह उसी वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो इसे कहते हैं गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, और इसी को कहा जाता है गैलीलियो का नियम। क्या कहा जाता है, गैलीलियो का नियम। एक वैज्ञानिक थे गैलीलियो, ठीक, और उन्हीं के नाम पर इसको कहा जाता है गति का प्रथम नियम। फिर दूसरा क्या है, दूसरा नियम है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह उस पर आरोपित बल के अनुपातिक होता है। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह बल की दिशा में होता है। ठीक, फिर तीसरा है कि यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, परंतु दोनों वस्तुओं का बल समान होता है और दिशा विपरीत होता है।
ठीक, जिसे हम क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो एक वस्तु के द्वारा लगाया गया जो बल होगा उसे हम क्रिया कहेंगे, और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया जो बल होगा वो प्रतिक्रिया कहलाएगा। ठीक, जैसे इसका उदाहरण होता है कि तैरते समय हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो जैसे तैरते समय तो हम लोग पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। इसका मतलब एक कार्य किया गया, जो हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं इसको कहा जाएगा क्रिया। ठीक, लेकिन पानी के द्वारा ही हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो पानी हमें भी क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया। ठीक, इसमें जो आपका तीसरा नियम है इसे हम कह सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, और इसका उदाहरण बताया गया है, जैसे तैरते समय व्यक्ति या तैराक होता है पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, और दूसरा हो सकता है बंदूक से छूटी गोली की गन। ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितने वेग से गोली आगे की तरफ बढ़ता है उतनी ही वेग से गोली क्या करती है, बंदूक को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक, ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है बच्चों, देखिए आपको इस वीडियो में हम आपको बताए गति किसे कहते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व का प्रकार बताया गया, उनके उदाहरण भी दिए गए। इसके बाद आपको बताया गया गति से संबंधित न्यूटन के नियम, जिसमें बताया गया 3 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को क्या कहा गया, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा आपको बताया गया किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर जो है वह उस पर आरोपित बल के अनुमानुपाती होता है, या कह सकते हैं कि उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, और तीसरा बताया गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।